इंसान ख्वाहिशों से बंधा है, एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। नमस्कार, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम दिशाएं। दिशाएं जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम अपने जीवन के कई सारे पहलुओं को देखते हुए एक नए डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे स्थायित्व हो, समृद्धि हो और हम अपने विचारों को अपने तरीके से व्यक्त कर पाएँ। एक ऐसा अवसर हमें प्रदान हो और उसके लिए हम बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाते हैं। अलग अलग तरीक़ों से हम अपने आप को तैयार करते हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज इस कार्यक्रम के तहत हम बस डिस्कशन का एक अवसर जो लेकर आए हैं, उसका टॉपिक है इन्फॉर्मेशन अबाउट करियर। करियर हर एक इंसान की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट मोड़ लेकर के आता है, ख़ास करके युवा वर्ग के लिए। आज के युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस टेक्नोक्रेट कहें या फिर कहें टेक्नोलॉजी के एरा में आज हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए या फिर कहें कि क्या कुछ प्रावधान है हमारे सामने, जिसको हम एक साथ देखें और सही समय पे सही निर्णय लें, ताकि हम अपने भविष्य का एक अवसर जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, उस तक हम अपने आप को पहुंचा पाएँ। इस संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज उपस्थित हैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम में सर, आप पटना विश्वविद्यालय के आर्ट कॉलेज में प्राचार्य के पद पे कार्यरत हैं। आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और साथ में आपने कई सारे ऐसे चैलेंजेस को भी शॉर्ट आउट करने में स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है, जो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या, एक चुनौती बनकर खड़ी थी। तो आगे आपसे उन सारी समस्याओं के बारे में कि आपने क्या कुछ मार्गदर्शन दिए हैं और किस तरीके से गाइडलाइन देते हैं कि बच्चे अपने करियर के प्रति एक डिवोशन के साथ कुछ कर पाएँ। साथ ही जब बात कर रहे हैं युवाओं की, तो हमारे साथ दो और स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट हैं। पहली हैं अंजलि। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में अपना कुछ बताएं। मैं अंजलि कुमारी पटना वुमेंस कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं सेकेंड ईयर मास कम्युनिकेशन विभाग की छात्रा हूँ। बढ़िया। और आप हैं श्रेया भूषण। बहुत बहुत स्वागत आपका श्रेया। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया भूषण है। मैं पटना वुमेंस कॉलेज के कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड मीडिया स्टडीज़ विभाग की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप दोनों अभी करियर के उस मोड़ पे खड़ी हैं जहाँ पे कि आपको सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या फिर एक निर्णायक समय दिखता है। अंजलि, आप भी ऐसा फील करती होंगी और श्रेया आप भी, कि आप दोनों ने एक सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है, करियर के फॉर्म में उसको किस तरफ ले करके जाना है। बातें जब हो रही हैं करियर की, तो कई सारे डिसिप्लिन्स भी आते हैं। करियर की अगर बात करें सर, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपका परिचय ही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि आपने आर्ट के फील्ड में बहुत कुछ अपने योगदान दिए हैं और आप आर्ट से तरीके से जुड़े रहे हैं। तो आज के समाज में अगर देखें तो नॉर्मली जो एक ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही थी, जैसे साइंस, बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, और अपनी ख्वाहिश से जो पूरी नहीं हो पाती थी पेरेंट्स की, वो बच्चों पे डालना, तो उससे बियॉन्ड एक आर्ट हमारा इतना इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है, क्योंकि समाज में जो कुछ भी खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे हम कपड़ों की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, एनिमेशंस की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, तो हम मीडिया में भी उन्हीं चीज़ों को देखना चाहते हैं जो बहुत खूबसूरती से पेश हो रहा हो, मेरे सामने प्रेजेंट हो रहा हो। इन सारी चीज़ों, इन सारी एक्टिविटी के पीछे किसी न किसी इंसान का योगदान है, जो उसका करियर है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि सर, आर्ट के फील्ड में अगर बात करें तो बच्चे आर्ट को किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही जिक्र किया कि बच्चों को बहुत हद तक इसमें प्रमोट नहीं किया जाता है। इनकेस उसमें इनबिल्ट क्वालिटी है, कुछ नैसर्गिक गुण है उसमें बाय बर्थ, तो कहते हैं पेरेंट्स कि हाँ भाई, हमारा बच्चा बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, वो कुछ ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है। तो क्या सिर्फ इतनी ही सी चीज़ें हैं आर्ट में, या फिर और कुछ भी इससे बियॉन्ड है जो खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं? हम आपसे ये डिटेल्स में जानना चाहेंगे कि हम इसको कैसे देखें। सारिका जी, पहले तो स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि सभी लोग कलाकार पैदा होते हैं यहाँ। हमारी व्यवस्था ज़रूर ऐसी है कि वो दिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे उससे बच्चे छूटते जाते हैं। छोटे बच्चों में आप ये शिकायत नहीं देखेंगे कि मुझे आर्ट करना नहीं आता, मेरे से लाइन नहीं खींचते बन रही है।
हमारी व्यवस्था में कोई, इस पर हम अलग से कभी बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ फुल पैकेज हम आते हैं यहाँ, सभी आर्टिस्ट आते हैं। अब जहाँ तक रही बात की, आपने ठीक कहा कि आगे बढ़ने के बाद ज़्यादातर एक दिशा बनाई गई है ना कि साइंस का फील्ड है, ये मेडिकल का फील्ड है, बचे कुचे लोग इस फील्ड में हो, इस तरीके की धारणा जिसका जिक्र आपने अभी किया हमारे सामने। तो ये बता दूं कि अब ये धीरे धीरे वर्जनाएं टूट रही हैं, लोगों को समझ में आने लगा है कि यह हमें लंबे समय तक किसी खांचे में बना के नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि आप पाएंगे कि इस फील्ड में तमाम लोग इस तरीके की पढ़ाई करने के बाद आ रहे हैं वापस घूम के, और इससे पढ़ के फिर कहीं और जा भी रहे हैं। दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो देखा जाए कि अब से कुछ समय पहले तक ये धारणा बनी रही कि भाई ये लड़कियों के पढ़ना इसमें ज़रूरी है ताकि उनको शादी समय से हो जाए या फिर लगे कुछ कर रही हैं। तो कुछ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की मान्यताएं इसमें, कमोबेश ऐसी ही बात थी कि भाई क्या कर रहे हो। देखिए समाज के हर तबके में कुछ ना कुछ कमोबेश दिखता है ऐसा। लेकिन अब उसको पूरा उसको समर्थन मिल रहा है समाज के, अब वो समझने लगे इसके महत्व को, क्योंकि आपने सच कहा कि जहाँ सौंदर्य है वहाँ आर्ट है, आर्ट है, और आर्ट है तो आर्ट सृजित किया, यदि नैसर्गिक नहीं तो सृजित किया गया होगा। तो सृजन करने वाला निश्चित रूप से कलाकार होगा। और इतना बड़ा फील्ड है कि जहाँ आप देख लें आपको फाइन आर्ट्स को देखने का मिलेगा, उसको करने का अवसर दिखाई देगा। तो हमें मान के चलते हैं कि आर्ट की रुचि, अब तो देखिए ना कि नई शिक्षा नीति में बहुत ज़ोरों शोरों से इसको स्थान भी दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अलग से बहुत सारे जगहों पे ट्रेनिंग में भी हम लोग आजकल जाते हैं, चाहे मेडिकल का फील्ड हो या प्रशासनिक उसमें हो, स्ट्रेस जहाँ हो, इस तरीके की जगहों पे आर्ट के बारे में या इस तरीके की एक्टिविटीज़ को लोग। जी बिल्कुल, एक आर्ट एडेड लर्निंग, जैसे लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट जो कुछ भी है उसको हम इतने अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करें, स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करें कि बच्चा इंटरेस्ट ले उसमें, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को हम जल्दी सीख जाते हैं। तो एक लर्निंग को सक्सेसफुली वो कंसर्न करना चाहते हैं अगर, तो लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने का एक अच्छा तरीका है, नायाब तरीका है, बड़ा खूबसूरत तरीका है। लेकिन इस खूबसूरती से बियॉन्ड अगर हम बात करें, सिर्फ आर्ट, वो फाइन आर्ट्स की बात करें, तो फाइन आर्ट्स भी जैसे हम मेडिकल फील्ड में देखते हैं, मेडिसिन अलग अलग सेगमेंट है उसमें, सर्जरी, ऑर्थो, अलग अलग डिसिप्लिन है उसके भी। तो आर्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास जितनी जानकारी है, हम देखा है कि आर्ट्स के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो इसकी जानकारी कैसे संभव हो पाएगी? असल में मोटे तौर से देखा जाए तो फाइन आर्ट्स कॉलेजेस के लिए पेंटिंग, स्कल्पचर मतलब चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला, जैसे ग्राफिक्स, प्रिंट मेकिंग कहते हैं, सेरेमिक, पॉटरी, कमर्शियल आर्ट और फोटोग्राफी, ये तमाम विषय हैं। बहुत सारी जगहों पर टेक्सटाइल भी है, डिज़ाइन के अलग स्पेशल ब्रांचेस भी हैं, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट का डिपार्टमेंट है, एस्थेटिक्स का डिपार्टमेंट है, तो जो इसकी फ़िलासफ़ी है उसके डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो मोटे तौर पे जानते हैं लोग कि यही इसकी डिवीजन। सर अगर बात करें हम कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसके अवेलेबल हैं, अलग अलग दिशाएं इसकी हैं हमारे सामने, लेकिन अगर +2 के बाद देखें तो बच्चों को कब से ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें आर्ट के फील्ड में जाना है? अगर आर्ट के फील्ड में जाना है तो किस सेगमेंट को ऑप्ट करना है, तो आने वाला उनका पड़ाव कैसा होगा और कहाँ जाना है, ये बहुत ज़रूरी है कि उनके सामने ये पिक्चर क्लियरिटी के साथ आए कि हमने आर्ट के फील्ड में एडमिशन लेना है तो फिर जाना किधर है। अब स्कल्पचर की बात कर रहे हैं या फिर कहें ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, तो ग्राफिक्स जैसा कि हम दूरदर्शन को भी देखते हैं, तो सुबह से शाम तक हम लोग ग्राफिक्स को ही देखते हैं। अगर किसी भी चैनल को खोलते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे नज़र आते हैं, ये सारे आर्ट के ग्रुप में ही आते हैं। लेकिन कॉमनली हम अगर देखें तो कॉमन मैन के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि हम अपने बच्चों को किस सेगमेंट में ले जाएं, कौन सी स्टडी होगी या फिर कौन सा कोर्स होगा जिसमें एडमिशन दिलाने के बाद हम वहाँ तक उसको पहुँचा पाएंगे। इस संदर्भ से मैं एक बात कहना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहते हैं श्रेया कि आपके पास कई सारे प्रश्न थे जैसा आप कह रही थी, तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, आप कुछ पूछना चाहती हैं इस फील्ड में कि आर्ट को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप खुद भी मास कॉम से रिलेटेड हैं। यस सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि फ़ाइन आर्ट्स में स्पेशलाइजेशन क्या क्या है और उसके महत्व क्या हैं? सारिका मैम की बातों से ही शुरू करता हूँ तैयारी की। हाँ, लगभग करीब 5 साल पहले कह लें आप, कुछ नए विषय डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट जो आईटी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, आईटीज़ में, और उनकी तैयारी, नेफ्ट की तैयारी, एनआईडी की तैयारी
और फाइन आर्ट्स कॉलेज की तैयारी कमोवेश बच्चे एक साथ करना शुरू कर चुके हैं। इन दिनों जो ट्रेंड देखा जा रहा है, बहुत थोड़े थोड़े फ़र्क हैं चीज़ों में देखने लायक, क्योंकि आप देखते हैं कि उनकी तैयारी में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिलते हैं हमें जिनका आर्ट सेंस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते कंपटीशन को। तो समय की जहाँ तक आपने बात कही, तो उन्हें हाई स्कूल के लेवल तक अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उन पैटर्न्स को। यहाँ वो नहीं देखना है कि आर्ट का है, यहाँ वैसे ही सारी चीज़ें लागू होती हैं जैसे सारे विषयों में लागू होती हैं। आपको पूरी तरीके से उसकी थ्योरी हुआ, उसके प्रैक्टिकल हुए, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, किन चीज़ों को जांचा जा रहा है। ये बात सच है कि हर साल उनके ट्रेंड्स बदलते रहते हैं एग्जामिनेशन, लेकिन वो आर्ट की एबिलिटी को पढ़ने वाले होते हैं। तो क्या ये निर्णय मैट्रिकुलेशन के बाद ही ले लेना चाहिए? ले लेना चाहिए पहले, इसलिए लेना। किस डिसिप्लिन में जाना है? हाँ। ये मैट्रिकुलेट होते ही बच्चे ने जैसे ही अपना 10th का एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन पास आउट कर लिया, उसके बाद ही पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे में पहले वो क्वालिटी को देखें। इवन वो विषय भी ले लें, हाई स्कूल में वो विषय रखे हैं। हाँ, जो ऑप्शनल पेपर है, जी बिल्कुल, ये अवेलेबल है। मेरे ख्याल से सारे बोर्ड्स में अवेलेबल होगा। हमारा खुद का एक्सपीरियंस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से है, तो बिहार बोर्ड के बच्चों को भी ये 11 विषय ऐसे हैं जो ऑप्शनल पेपर के फॉर्म में अवेलेबल हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेबस को उठाएं और आप अपने उससे संबंधित जानकारी अपने प्रिंसिपल से या फिर स्कूल टीचर से ले सकते हैं। अंजलि, आपसे जानना चाहेंगे कि आप आर्ट को किस तरीके से देखती हैं और क्या इस फील्ड में करियर भी बनाना है या फिर जस्ट एजुकेशन के लिए आपने एडमिशन ले रखा है? मेरा ये देखना है कि आर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मीडिया से रिलेटेड विजुअल आर्ट्स और ऑडियो आर्ट भी आता है। तो मेरा ये सवाल है कि विजुअल आर्ट्स और ऑडियो आर्ट में क्या क्या फील्ड्स हैं? असल में मैं इनकी बातों से शुरू करता हूँ। इन्होंने डिसिप्लिन की बात पूछी थी, तो और सारिका मैम ने भी इस पे इशारा किया था। हमारे यहाँ एडमिशन के लिए और क्या विषय चुनना, इसकी कन्फ्यूज़न वाली बात कम जगहों पे है। बहुत सारी जगहों पे सीधा है कि भाई इस विषय में आपको सीधा एडमिशन लेना है, लेकिन हम 1 साल फाउंडेशन कोर्स रखते हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस में यही है। तो साल भर बच्चा रहने के बाद उसको क्लियर हो जाता है कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए। हाँ, वो हमारे समय में वो 2 साल हुआ करता था, क्योंकि 5 ईयर बैचलर कोर्स हम लोगों के समय में हुआ करता था। अब वो 4 ईयर 8 सेमेस्टर का बैचलर कोर्स है। तो शुरुआत के जो 2 सेमेस्टर हैं कॉलेजेस के, उसमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें किस ब्रांच में जाना है। किस तो ये दुविधा तो गार्जियन दिमाग क्लियर हो जाती है। अब जहाँ तक रही बात की कलाओं के बारे में, प्रदर्शन कलाएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में इस तरह मिली हैं जिनको अलग कर पाना कनेक्टेड है। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की जब से हमने बात करी, तो उसमें कई सारी कलाएं एक साथ मिली हुई हैं। और वैसे भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात होती है। पहले था सेपरेशन कि हम साहित्य की बात करें, संगीत कला की बात करें, ये सारी कलाएं हैं। आर्ट के फील्ड में अगर देखें तो साइंस के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आर्ट में ही आते हैं। हमारे पास कई सारे और भी प्रश्न हैं, लेकिन दर्शकों, जो आप जिन लोगों ने भी अभी इस कार्यक्रम को देखा है शुरुआती से, या फिर अभी आप देख रहे हैं, कुछ आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800345617 पे डायल करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्न का समाधान करें। तब तक हम आगे चलते हैं सर। अगर देखते हैं कि अगर कोई प्रश्न आता है हमारे पास, तो हम ज़रूर उनका कुछ सार्थक उत्तर दे पाएंगे। दूसरी बात यह है कि सर, इसमें करियर की अगर बात करते हैं, तो करियर ओरिएंटेड अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है किसी भी स्टूडेंट को, दैट विल बी फाइन। अदरवाइज इसमें सुनने में आती है बातें कि बहुत फाइट करना पड़ता है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर किस जॉब को हम, किस फोरम पे किस जॉब को हम ऑप्ट करें, किसके लिए टारगेट करें। क्योंकि इसमें जैसे प्रदर्शन कला की बात कर रहे हैं, तो हम एक आर्टिस्ट हो सकते हैं जिसमें फ्री अलायंस की बात करते हैं। हाँ, तो वो उसमें है कि आप किसी भी संस्था में जा करके वहाँ के एम्प्लॉय बन के नहीं रहते हैं। एक है कि हम कहीं ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आइदर मास्टर ट्रेनर हो या फिर फैकल्टी मेंबर है, उससे रिलेटेड डायरेक्टर हैं, बहुत प्रोड्यूसर हैं, तो बहुत सारे पोस्ट ऐसे होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हिडन होती हैं। जिन लोगों ने भी इस सब्जेक्ट को पढ़ा है या फिर उनके घर में कुछ चली आ रही है कलाएं, तब तो वो बहुत सीधी सी बात होती है। लेकिन ऐसे फैमिली
जहाँ पे कि फर्स्ट जनरेशन इसमें एंटर कर रहा है। हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है, अभी हमारा खुद का जो रहा है पिछले 1 साल के अंदर का एक्सपीरियंस, वो हम बहुत कम समय में शेयर करना चाहेंगे। पेरेंट्स आते हैं तो वो पूछते हैं कि हमने एडमिशन दिलाना है फाइन आर्ट्स में और ड्राइंग में, लेकिन 2 महीने में मेरा बच्चा क्या क्या कर लेगा। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन को वो डेवलप करता है, क्योंकि आर्ट जो है एक खूबसूरत कलाकृति, आर्ट कहते किसको है, कला, एक खूबसूरत कलाकृति जो इंसान के अंदर उत्पन्न होता है और वो बाकी चीज़ों से हट के क्रिएटिविटी के साथ है, जो मन को शांति देता है, खुशी देता है, और वैसी चीज़ें अलग कहीं ना हो, वो है कृति, आर्ट, कला। तो हम आर्ट को इस फॉर्म में देख रहे हैं। अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी और पोस्ट की, तो कौन कौन से पोस्ट दिखते हैं सर जिसमें कि बच्चे इंटरेस्ट लें, उनके सामने वो करियर साफ दिखता हो? असल में आपने शुरू में कहा ना कि पेरेंट्स पूछते हैं इस तरीके की चीज़ें, उन्हें भी अवेयर करने की ज़रूरत है, काउंसलिंग दोनों तरफ की ज़रूरतें हैं, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। जो कला का और उसकी जो फील्ड है उसका बदला रूप है, दोनों को जानना जरूरी, इसमें हमें प्रयत्न करना चाहिए। एक तो मोटे तौर से जो जॉब्स इसमें अपॉर्चुनिटी है वो तो मैं बता देना चाहूँगा। एकेडमिक्स एक पार्ट हो गया, एकेडमिक्स में प्राइमरी एजुकेशन हो जाता है, डिग्री कॉलेजेस हो जाते हैं, कॉलेजेस हो जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं जिनमें प्राइवेट और वो दोनों चीज़ें, तो ये एकेडमिक्स का हुआ। आर्ट टीचर से लेके प्रोफेसर तक ये एकेडमिक्स का हो गया, ये टीचिंग प्रोफाइल हो गया। यस, टीचिंग हो गया। दूसरी चीज़ है कमर्शियल काम के लिए। तो कमर्शियल काम के लिए इसमें बताना चाहता हूँ कि इसी में सपोज़ कोई पढ़ रहा है और वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल पढ़ते पढ़ते उसकी हिस्ट्री ऑफ आर्ट में रुचि बनती है वो, तो फिर वो आर्ट क्रिटिक या वो इस तरीके की चीज़ों में चला जा सकता है। यदि वो ठीक है राइटर बनना चाहता है तो सौंदर्य पे किताबें लिखना शुरू कर सकता है, साहित्य की तरफ ये उसकी तरफ चला जा सकता है। उसी में यदि कोई बच्चा लग रहा है कि ना जी ठीक है, वो उसका मन थोड़ा फिल्मों की तरफ जाए तो आर्ट डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा, वो आर्ट की फिल्मों के लिए काम करना चालू करेगा। यदि कमर्शियल चीज़ों कर रहा है तो तमाम ग्राफिक डिज़ाइनर से लेके इलस्ट्रेटर से लेके आप जितना ऐड का वर्ल्ड, छोटा मोटा वर्ल्ड है, लाखों लोग समा जाएंगे, इतनी जगह वहाँ खाली है ढंग के काम करने वाले की। हमेशा फोटोग्राफी इतना बड़ा फील्ड है कि आज बच्चे मैं तो देखता हूँ अपने आप पढ़ाई लिखाई करते समय ही बहुत सारी फोटोग्राफी घर की, यहाँ वहाँ शादी ब्याह, हम इसे उस तरफ हमारे साथ है, जॉब नहीं, पॉकेट मनी के लिए मैं जहाँ तक बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद में कमर्शियल वर्क, आपको इनके पिता, उनके माता, ऐसे बहुत सारे काम मिलते रहते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन में इनका सहयोग होता है। तो कहने का मतलब इतना बड़ा स्कोप है इसका कि यदि कोई कहे कि इसमें मैं बेरोजगार, मुझे क्या अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब वो ढंग से देख नहीं रहा उन चीज़ों को। अगर बिहार के ही रिस्पेक्ट में बात करें सर, तो हमारे यहाँ मिथिलांचल के सबसे खूबसूरत अगर कहें तो वो है मिथिला पेंटिंग। तो मिथिला पेंटिंग की बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट में भी अवेलेबल हैं और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे आर्टिस्ट को बहुत बार शादियों में डेकोरेशन के लिए स्टेज प्रिपेयर करना हो, कॉलेजेस में आज देख रहे हैं कि वॉल्स पे घर में भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो हमारी कलाएँ विलुप्त होती जा रही हैं। अगर हम कला विषय को आगे सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको समर्थन नहीं मिलता है या फिर इसकी वास्तविकता को नहीं समझते हैं। वैसे भी कहते हैं वुमेन इज़ द कस्टोडियन ऑफ आर्ट, आर कल्चर। तो हम अपने कल्चर को अगर अलाइव करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में इन चीज़ों के प्रति पहले जागरूकता उत्पन्न करें। साथ ही जो भी ब्रांचेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे पोस्ट अवेलेबल हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम साइंस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या फिर कॉमर्स पढ़ के कहीं पर सीए का पोस्ट एक जो दिख रहा है काम वो है। उससे बियॉन्ड बहुत वाइडर रेंज में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम इस संदर्भ में आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं कि श्रेया, आपने ये क्वेश्चन शायद पूछने की कोशिश करी थी कि इसमें अगर हम किसी परमानेंट जॉब में नहीं जाते हैं तो और क्या कर सकते हैं? फ्रीलांस आर्ट। हाँ हाँ असल हाँ ठीक है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि फ्रीलांस आर्टिस्ट अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? असल में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई करने के बाद कहीं जॉब नहीं करना चाहते, उस तरीके से उस बंदिश में उन्हें अपने रचनात्मक चीज़ों के लिए कुछ बाधा समझ में आती है। इस तरीके के भाव रखने वाले भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। आर्टिस्ट ऐसे भी कहे जाते हैं कि वो खुला आकाश खोजता है, वो जो परिंदा एकदम खुले आसमान में उड़ सके, अपनी कलाओं, अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर सके। खैर अंदर की जो दुनिया उसमें तो खुल जाएगा, बाहर की बड़ी सारी प्रतिबद्धताएं रहती हैं जिनमें उन्हें सिस्टम में रहना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे उसको भी नहीं लाइक करते, तो वो उनके लिए क्या है, गैलरीज हैं, एग्जीबिशंस हैं, ऑक्शन हाउसेज हैं। जब अपने कला का प्रदर्शन बड़े बड़े संस्थानों में करते हैं, उसकी कीमत लगती है, उसको खरीदते हैं लोग। यदि उस पर धीरे धीरे
वो भी एक, हालांकि वो बहुत ही संघर्ष की चीज़ है, आसानी से नहीं उपलब्ध होती है, यह बहुत साधना का हिस्सा है उस ऊंचाई को प्राप्त करने, तब वह व्यक्ति कलाकार के रूप में स्थापित होता है। फ्रीलांस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिजाइनिंग के काम करते हैं, फ्रीलांस में बड़ी सारी कैटेगरीज है। जैसे मान लीजिए क्या है कि मैं बहुत सारे ऑर्डर ले रहा हूँ, फ्रीलांस हूँ, लेकिन मुझे चौराहे के स्कल्पचर को भी बनाना है, किसी जगह का वो पेंटिंग भी बनाना है, तो हम इस तरीके के काम करते हैं कि मेरे अंडर में 50 आर्टिस्ट हैं, मैं फ्रीलांस होते हुए भी उन सबको रोज़गार दिया, उनसे जितने मार्केट की डिमांड्स उसको पूरा करवा रहा हूँ। इस तरीके के फ्रीलांस वाले लोग भी होते हैं। तो 2 कैटेगरी में मूलतः पाई जाती है, लेकिन अक्सर फ्रीलांस उन्हीं लोगों को ज़्यादा कहा जाता है जो कला की साधना और अपने कला के विकास में समय देते हैं, और बाद में पाया जाता है कोई बहुत विशिष्ट रूप से यदि इसमें सक्रिय रहता है तो उसे माना जाता है कि भाई भारतीय समकालीन कला के नए अवदान, जैसे कि हमारे यहाँ 2-3 नाम हैं, सुबोध गुप्ता का नाम समझ में आता है, जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है भारतीय कंटेम्प्रेरी आर्ट में। तो ये एक सोचने वाली बात है कि फ्रीलांस आर्टिस्ट किस तरीके से बन सकता है आदमी, वो उसकी पूरे उसकी स्वतंत्रता और उसके चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इस पे सर जैसी बातें आपने अभी बताई कि हम चाहें तो फ्रीलांस में भी जा सकते हैं या फिर हम किसी जॉब को भी ऑप्ट करते हैं। कई बार जॉब में एक चीज़ और भी है, आपने देखा होगा जैसे मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज के जो डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट हर जगह है, वहाँ मॉडल बनाने की जरूरत है, म्यूजियम में ज़रूरत है उनकी। और इवन आज तो देख रहे हैं जो कल्चर बढ़ रहा है हमारे यहाँ, म्यूजियम हुआ चाहे इस तरीके की गैलरीज हुई, उनके क्यूरेशन का काम, उनको डिज़ाइन करने का काम, तो उसमें भी आर्टिस्ट काम करते हैं। जितने संग्रहालय हैं सारे में आपको देखिए ना कि उनमें उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है और बार बार एक के बाद एक एग्जीबिशंस होती रहती है। तो अगर बारीकी से देखा जाए तो सर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां आर्ट का सेगमेंट नहीं है। हाँ, मेडिकल में भी देखा आपने, सारे बताया जगहों मैंने। पे एडमिशन में भी तो प्रायोरिटी मिलती है, फाइन आर्ट्स का कोटा होता है, कोटा पे एडमिशन होता है। आप रेलवे को देख लें या फिर जनरल आप एजुकेशन में अगर जाते हैं तो वहाँ देख लें। और कई बार ऐसा भी देखा है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट, पहले रेलवे में भी हुआ करती थी आर्टिस्टों की पोस्ट, अभी लेकिन भी है। पता नहीं, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। अभी भी आर्टिस्ट के पोस्ट हैं और एडमिशन में भी उसको प्राथमिकता मिलती है। साथ में आपके पास अगर कोई आर्ट है तो ये कंसंट्रेशन के लिए और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जीने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है ये अपने आप में। और हम किसी भी चीज़ से तब ही प्यार कर पाते हैं जब जुड़ते हैं उससे। तो ये जुड़ाव एक इंसानी रिश्ता जो जिस्मानी और रूहानी दोनों ही एक ऐसा सौंदर्य बोध से जुड़ा हुआ है, सौंदर्य बोध से जुड़ा हुआ है। और खूबसूरती जहाँ भी होगी वो इंसान अगर है, इंसान क्या, वो तो हम अगर देखें तो हर जीव को पसंद है खूबसूरत चीज़ें। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक इंसान जो है वो बना सकता है अनडाउटेडली, लेकिन हम खूबसूरती के साथ साथ अगर ज़िंदगी को संजीदगी से लें तो करियर के साथ साथ यहाँ हैप्पीनेस भी अवेलेबल है। हम डिपार्टमेंट की अगर बात करें सर तो कई बार ये भी देखने को मिला है कि हम किसी इंटरव्यू को में अगर जाते हैं तो वहाँ प्रायोरिटी में ये देखा जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट एक डिसिप्लिन से कोई हायर डिग्री लेने के बाद उसमें कोई क्वालिटी जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग कुछ भी है तो उसको प्रायोरिटी ज़रूर मिलती है। तो ये बस ज़रूरत है कि हम उसके प्रति अपनी जागरूकता बनाए रखें, उसके बारे में जानकारी जो उसकी हिस्ट्री है, क्योंकि इसका लिटरेचर भी बहुत साउंड है। हम नेशनल लेवल पे बात ना करें, सिर्फ स्टेट लेवल की बात करें, अगर बिहार की ही बात करें तो हमारे बिहार में भी बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो अब बिल्कुल विलुप्त सी होती जा रही हैं। तो हम अगर उन चीज़ों को अलाइव करना चाहते हैं या फिर अगर पेरेंट्स के साथ एसोसिएट करना चाहें तो हम आपसे एक सवाल ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि क्या इस संदर्भ में कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर इंस्टीट्यूशन के पास कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें कि हम उससे संबंधित कोई जानकारी या फिर काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स को और इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स वहाँ पर भेज सकते हैं या फिर जा सकते हैं? असल में सरकार की तरफ से क्या, हमारे इंस्टीट्यूशन में दिन पूरे साल भर लोग आते रहते हैं। अच्छा, ये सच है कि सब लोग नहीं आ सकते हमारे यहाँ, क्योंकि हमने सबको बोला हुआ है कि जो भी आए उसको ढंग से बताओ अपने विषय के बारे में, उससे लगे अपनापन और जान के जाए चीज़ों के बारे में। तो अलग अलग काउंसलिंग सेंटर इस तरीके का नहीं, लेकिन अब जो जनरेशन काफ़ी सक्रिय हो गई है वो यूट्यूब के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से वो बहुत सारी चीज़ों को जान लेती है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पढ़ाई जा रही हैं और उनके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, सब सारी चीज़ें जान रहे हैं। और वो कम वैसी दिक्कत है, बहुत दूरस्थ जगहों की बात यदि आप कहेंगे तो उनके लिए तो कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो संदेश धीरे धीरे से सबको
किसी छोटी जगह से कोई व्यक्ति आ जाता है पढ़ने, तो उस जगह के इलाके में लोग जान जाते हैं कि फला पढ़ के आया है तो क्या उसकी वो। तो मैंने देखा है कि कुछ बहुत सारे दूर दूर के जगह हैं जहाँ से लड़के लगातार आना शुरू हो गए। एक बच्चे के आने से कई सारे बच्चे फिर आना शुरू हो गए। उस एरिया में जब वो मैटर जब जैसे ही जाता है और अब लोगों कोई में जगह अछूती रह नहीं गई है। बिल्कुल, और कम्युनिकेशन अब बहुत इजी हो जी, गया है। और एक खास चीज़ और उसमें जोड़ देना चाहूँगा मैं, जी। इवन बाहर की पढ़ाई में, विदेशों की पढ़ाई में भी यदि कला कहीं से जुड़ी है तो सबसे आसानी से एंट्री होती है। लोगों को इस बात की जानकारी होगी, यदि विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं तो यही एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे आसान आप बाहर पढ़ाई करने जा सकते हैं बाकियों के बनस्पत। ओके, तो उसमें क्या प्रावधान है? अगर जैसे किसी ने इंटर के बाद आर्ट फील्ड को ऑप्ट कर लिया है और उसमें फिर किसी एक सेगमेंट को लाइक वो स्केचिंग कह रहे हैं या फिर उसको कहते हैं फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में भी अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो क्ले मेकिंग का जैसे मूर्ति कला क्ले मेकिंग है, और उसके बाद है कि वो स्केचिंग बहुत खूबसूरत पेंटिंग। असल में वो सब सारी चीज़ें सिर्फ एक कहने के लिए डिवीज़न है जी। यदि कोई ड्राइंग तो सबको करनी पड़ेगी, चाहे कोई विषय पढ़िए। हाँ, वो कंपलसरी है। वो सारी चीज़ इस तरह से मिली हुई है ना, उनको सिर्फ कहने के लिए पढ़ना पड़ता है अलग करके। स्पेशलाइजेशन एक स्टेज के बाद होता होगा। आपको सब जानना पड़ेगा। सब जिस तो ये म्यूजिक कितने सालों तक सब सारी चीजें? 4 साल का बैचलर अमूमन हर जगह पे है जी। 2 साल का मास्टर्स है जी। जैसे कि किसी ने स्कल्पचर में कर लिया, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। पीजी के बाद उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप वगैरह ये सब सारी चीज़ें ले सके। तो इसमें अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो पीजी के बाद उसको स्कॉलरशिप इंडिया गवर्नमेंट की भी मिलती है और बाहर जाने का मौका भी मिलता है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स हैं, अच्छा, अलग अलग देशों की स्कॉलरशिप्स हैं, इसको लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, देन उसके तो बाद आर्ट अभी उतना पीछे भी नहीं है। इसको नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल सपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है और मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। हमारा खुद का जो नॉलेज है सर, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी से मेरा खुद का लगाव रहा है, वहाँ के खुद स्टूडेंट रहे हैं और फैकल्टी भी। तो आर्ट कॉलेज से जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं, कोई भी आज ऐसे बेकार या बेरोजगार जैसी बातें अभी सुनने को मिलती हैं कभी कभी, तो सोसाइटी में वो अभी वो समस्या नहीं है उनके पास घर बैठे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। जो भी काम कर रहा है, जैसे पेंटिंग की ही बात अगर कर लें तो अभी तो पेंटिंग एक डिमांडिंग चीज़ है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा बिहार सरकार का इसमें इनिशिएटिव है ये कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को काम दिया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आपने देखा होगा शहर में जो बहुत सारी चीज़ों को रंगा जा रहा है, बनाया जा रहा है। इवन यही नहीं, लोक कलाकारों को भी बहुत सारा स्थान मिला है। तो लोक सर, आपने बहुत सही बात कही कि वो लोक कला, तो लोक कला की भी बात करें तो बिहार के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी लोक कलाएं हैं जो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, साधारणतया लोग नहीं जान रहे हैं उसको, लेकिन हमारे कोर्स कंटेंट में ज़रूर वो प्रेजेंट है। तो इस लोक कला को अगर अलाइव करने की बात करें तो हम क्या कुछ एफर्ट लगाएं कि ये लोक कलाएं फिर से एक बार अलाइव हो सके? असल में हम लोग इसको कमतर आंक रहे हैं। बाहर जाके इसकी चीज़ों को समझेंगे आप तो समझ में आएगा कि कितनी फैली हुई चीज़ें हैं। मधुबनी कला के बारे में ऐसा नहीं कि जानते नहीं लोग, बहुत सारी चीज़ों में जीआई टैग मिल रहा है। विदेशों से बहुत अच्छा खासा खूब कायदे से है। जानते हैं लोग, नाम जानते हैं, इतनी पद्मश्री मिल रही है, उनको जान रहे हैं लोग। तो ये हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं उनमें चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो टेराकोटा हो, इवन आपने बावन बूटी जैसे कपड़े की बात कही है, तो कहने का मतलब ये है कि ये अब उनको अभी अलाइव करने जैसी चीज़ हमें अलग से नहीं सोचना। जो छापा कला, बावन बूटी और जितने भी चीज़ें आ रही हैं इसमें, तो वो प्रिंटिंग के फील्ड में हो, ये सारे फाइन आर्ट्स का हिस्सा ही है। ठीक है, कोर्स में उस तरह से यदि कहीं कहीं डाली गई हैं लोक कलाएँ, ट्राइबल आर्ट, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशन में इनको पढ़ा जाता है, अलग अलग इनके क्लस्टर हैं, उस पर जाके बच्चे स्टडी करते हैं। तो कुल मिलाजुला के ये ऐसी चीज़ है कि जिनको बहुत व्यापक फलक है इसका। तो बहुत सही कहा सर आपने, क्योंकि आर्ट एक सब्जेक्ट इतना वाइडर रेंज में है अपने आप में कि हम किसी भी फील्ड में रहें, चाहे वो हम आर्ट्स के स्टूडेंट रहें या फिर साइंस के, क्योंकि साहित्य के बगैर कोई जीवन नहीं हो सकता। तो अगर हम कहें कविता लेखन की, स्टोरी टेलिंग की, या फिर हम डायरेक्ट चले आए यहाँ पेंटिंग, स्केचिंग, ग्राफिक्स में, जिस भी फील्ड में जाएं उसमें संभावनाएं अनंत हैं। इसको सरकारें तो समर्थन दे ही रही हैं, उसमें उनको स्कॉलरशिप तो मिल ही रहा है, साथ साथ हम फॉरेन से भी सपोर्ट पा रहे हैं, क्योंकि फॉरेन में भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारे अवेलेबल हैं, वहाँ से भी स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं।
बस ज़रूरत है कि हम अपने इस सेगमेंट में पहली बात कि अपने आप को स्किलफुल बनाएं और गोल टारगेटेड बने। ऐसा नहीं है टाइम पास के लिए ये सब्जेक्ट नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में जानकारी दर्शकों को दिया जा सकता है जी, जैसे बिहार के अलावा पटना विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज के अलावा BHU काशीन्द्र विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट है, शांति निकेतन विश्व भारती बंगाल में है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, जामिया है, बड़ौदा का एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसके बाद चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट है, लगभग हर महत्वपूर्ण जगहों पे हर एक फाइन आर्ट्स के इंस्टीट्यूट है, जयपुर में सर है। आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हमें बताई और दर्शकों से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न होंगे उसका हम खुद ब खुद जो भी हमारी तरफ से ये डिस्कशन हुआ है, हमने जो भी अपने विचार आपके सामने रखे हैं या इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किए हैं आपके लिए अवेलेबल होगा और आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो अब तक दूर हो चुका होगा। आप सर हमारे साथ उपस्थित हुए यहाँ पे इतने कम समय में और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा करी हैं। साथ ही अंजलि और श्रेया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा और ये आशा है कि इस जानकारी का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और अगले किसी कार्यक्रम में फिर नए उम्मीदों के साथ हम एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।